हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस की, जो हमारा एक चैप्टर है इनकम टैक्स एक्ट का। और इसमें एक टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने सेक्शन 6 के बारे में पढ़ा, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, 4, सबसेक्शन 6, ये सारे टॉपिक्स पे बात हुई कि रेसिडेंशियल स्टेटस एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे होता है, उसके बारे में हम देख रहे थे। तो वही चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो जो वर्ड वहाँ पे आ रहा था प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो एग्जैक्टली क्या होता है ये, वो यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो टॉपिक दिया है एक्सप्लेनेशन के लिए, उसमें उन्होंने डायरेक्टली उस बात के ऊपर नहीं गए हैं कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है। उन्होंने पहले ये समझाया कि व्हाट डू यू मीन बाई एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड एक्टिव बिजनेस विद इन इंडिया। तो ये दो चीजें हैं, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एक्टिव बिजनेस विद इन इंडिया। तो पहले आपको ये दो पॉइंट्स क्लैरिफाई करने होंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो, कंपनी वाले केस में हमने देखा था कि कंपनी है, एचयूएफ है, उसका प्लेस ऑफ मैनेजमेंट अगर थोड़ा बहुत भी इंडिया से है, तो एचयूएफ का नहीं, हम यहाँ पे कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक डोमेस्टिक कंपनी है तो वो ऑलवेज रेसिडेंट है, एक फॉरेन कंपनी है तो डिपेंड करता है कि उसका प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में है या इंडिया के बाहर है। ठीक है, ये सब चीजें थी। अब देखो यहाँ पे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। पहली चीज तो ये बोली कि ये जो टेस्ट है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को डिटरमाइन करने का, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेस्ट है। और ये ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में सिर्फ फॉलो हो रहा है, ये वर्ल्ड लेवल पे फॉलो हो रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए ही इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया। क्लियर हुआ? चलिए देखें। सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कब माना जाता है, ऐसा तब होता है, इसकी एक जो सेंटेंस है मैं वो फ्रेज के साथ ही चल रहा हूँ। अ कंपनी शैल बी सेड टू बी एंगेज इन एन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इफ द पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम। ठीक है, तो जो पैसिव इनकम है वो उसकी टोटल इनकम से 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि एक्टिव बिजनेस उसका आउटसाइड इंडिया है। तो टोटल एक कंपनी जितना भी पैसा कमाती है उसमें 50% से ज्यादा हिस्सा उसकी एक्टिव बिजनेस की एक्टिविटीज के थ्रू होना चाहिए, और जो पैसिव इनकम है वो 50% से कम होनी चाहिए। अब अगेन पॉइंट अराइज होता है, व्हाट इज एक्टिव इनकम, व्हाट इज पैसिव इनकम। वैसे ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपने शायद कभी ये पॉइंट पे बात की हो पहले। एक्टिव बिजनेस का मतलब यहाँ पे कि जो आपका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो दिस इज माई मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मेन सोर्स ऑफ अर्निंग। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, तो मैं जो आपसे फीस चार्ज कर रहा हूँ दैट इज द एक्टिव अर्निंग जो मुझे मिल रही है। ठीक है, अब उन्हीं पैसों को सेव करके मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, या मैंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, मुझे इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ऐसी इनकम साइड बाय साइड जनरेट हो रही है, तो वो मेरा मेन काम नहीं है। तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलेंगे? पैसिव इनकम। ठीक है, यहाँ बोला है कि पैसिव इनकम 50% से कम होनी चाहिए और 50% से ज्यादा कौन सी इनकम होनी चाहिए? एक्टिव इनकम। तभी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया की पहली कंडीशन फुलफिल होगी। इसके साथ और भी कंडीशंस है, एंड करके बोला है लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल असेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया और आर रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो आपकी जो टोटल असेट्स है, आपकी मतलब आपकी कंपनी के नाम पे जितनी भी टोटल असेट्स है, 50% से कम असेट्स इंडिया में होना जरूरी है। क्यों कम बोला है? क्योंकि हमारा हेडिंग क्या है? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, नॉट विद इन इंडिया। तो जब आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है तो ज्यादा एसेट्स इंडिया के बाहर होनी चाहिए, इसलिए बोला कि लेस देन 50% असेट्स जो है वो इंडिया में हो तो सही है। दूसरा उन्होंने बोला कि आपकी कंपनी ने जितने भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर किए हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर मिला के, लेस देन हाफ एम्प्लॉयज इंडिया में काम कर रहे हो, ये नेसेसरी है, और आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज इंडिया के बाहर काम करें, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद बोल रहे हैं जो पेरोल एक्सपेंसेस होते हैं, पेरोल एक्सपेंसेस मतलब एम्प्लॉयज के पीछे किया गया खर्चा। एम्प्लॉयज के पीछे आपने कितना खर्च किया, उसमें उनकी सैलरी, परक्यूजिट्स, ये वो जो भी आप बोलो वो सब आ जाता है। अगर वो भी 50% से कम इंडिया में खर्च हो रहा है और बाकी का इंडिया के बाहर खर्च हो रहा है, तो हम बोल पाएंगे कि एक्टिव बिजनेस जो है वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है। तो ये सारी एंड वाली कंडीशंस है। पैसिव इनकम वाला पॉइंट है, असेट वाला पॉइंट है, एम्प्लॉयज वाला पॉइंट है, पेरोल एक्सपेंसेस का पॉइंट है, ये सब एंड वाली कंडीशंस है। मतलब इन सबका फुलफिल होना जरूरी है, तभी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। अदरवाइज ऑप्शन क्या बचता है? एक्टिव बिजनेस इन इंडिया। क्लियर? चलो आगे बढ़े।
अब इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझाया उन्होंने, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली और कौन सी बाकी है। पहले बोल रहे हैं द इनकम शैल बी कंप्यूटेड फॉर द टैक्स पर्पस इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर द लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन डज नॉट रिक्वायर सच अ कंप्यूटेशन। ठीक है, तो अगर कंट्री के कानून के हिसाब से अगर उसमें कुछ अकाउंटिंग लॉज हैं तो वो फॉलो होने चाहिए, अदरवाइज फिर जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे मेंटेन करते हो उसी को एज अ रिकॉर्ड एज अ प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया। तो क्योंकि एमएनसी है, कुछ पार्ट इंडिया में भी उसकी ब्रांचेस हैं, कुछ इंडिया के बाहर भी है, तो जिस कंट्री में ब्रांच होगी वहीं का कानून चलेगा, ये तो इम्प्लाइड था। दूसरा वो बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ असेट। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। जो असेट्स की हम बात कर रहे थे ऊपर के 50% से कम असेट इंडिया में होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी वो देख लो। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल डेप्रिशिएबल असेट इट शैल बी द एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू फॉर द टैक्स पर्पस इन द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब एक डेप्रिशिएबल असेट अगर इंडिविजुअल है तो उसका एवरेज किया जाएगा, साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग वैल्यू, साल के एंड में क्लोजिंग वैल्यू, दोनों का एवरेज करने की, तो ये कंडीशन होती है। And in case of pool of a fixed assets being treated as block for depreciation, it shall be the average of its value for tax purposes in the country of incorporation of the company at the beginning and at the end of the year. अगर individual asset है तो individual calculation, अगर block of asset है तो block of calculation। ये सब हम PGBP में पढ़ते आए हैं, आपने ये चीज़ देखी हुई है। ठीक है, आगे in case of any other asset shall be its value as per the books of accounts। तो वैल्यूएशन करने के लिए असेट्स की 3 ऑप्शन निकले। इंडिविजुअली डेप्रिशिएबल असेट है तो उसकी ओपनिंग वैल्यू, उसकी क्लोजिंग वैल्यू, उसको आप डिवाइड बाय 2 करके एवरेज निकाल लो। अगर एक से ज़्यादा असेट्स हैं जो एक ही कैटेगरी की हैं जिस पे डेप्रिसिएशन का सेम रेट होता है तो उसको अपने एक ब्लॉक में इंक्लूड कर सकते हैं और फिर उस ब्लॉक की वैल्यू, उस ग्रुप की वैल्यू जो होगी उसमें भी वही ओपनिंग, ठीक है, और क्लोजिंग, उसका एवरेज निकाल सकते हैं हम। तो ये कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट इसके बाद द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें भी उन्होंने एवरेज करने के लिए बोला है। साल के शुरुआत में और साल के एंड में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो आपको लेने हैं, मतलब सारा कैलकुलेशन एवरेज बेसिस पे हो रहा है। पेरोल, पेरोल क्या होता है उसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, सेम चीज यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। कंपनी का हेड ऑफिस क्या होता है इसके बारे में बात नहीं हुई थी, अब क्लियर कर लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी वुड बी द प्लेस वेयर द कंपनीज सीनियर मैनेजमेंट and their direct support staff are located, or if they are located at more than one location, the place where they are primarily or predominantly located। तो यहाँ पे बोला है कि जो कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट है वो कहाँ बैठता है, वो कहाँ से काम करता है, वो लोकेशन को यहाँ पे प्रायोरिटी माना जाएगा। A company's head office is not necessarily the same as the place where the majority of its employees work or where its board typically meets। तो यहाँ पे बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का जो सबसे बड़ा ऑफिस हो या कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जिस जगह पे काम करते हो वो लोकेशन हेड ऑफिस होगी, ऐसा नहीं। वो लोकेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी जहाँ पे कंपनी का सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट मिलता है और जहाँ पे वो डिसीजंस लेने के लिए जनरली इकट्ठा होते हैं, तो उस लोकेशन को हम मान सकते हैं कि दैट इज़ द हेड ऑफिस। ठीक है, वैसे बोला जाएगा। इवन बोर्ड ऑफिस, मतलब बोर्ड मीटिंग्स जहाँ पे होती है वो हेड ऑफिस हो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग्स तो आप दूसरी लोकेशंस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, पैसिव इनकम, मतलब इन शॉर्ट ऐसा हो गया कि जो डेफिनेशन है उससे ये पता चल रहा है कि आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा और रूल कम। ठीक है, इतना तो पता चल रहा है। पैसिव इनकम वही है जो मैंने आपको समझा दिया। सीनियर मैनेजमेंट में कौन आते हैं, कंपनी के KMPs। अब KMPs के बारे में हमने कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ आपके लिए नई नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब जब ये क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड व्हाट इज एक्टिव बिजनेस इन इंडिया, तो नेक्स्ट फेज पे हम आगे बढ़ सकते हैं, विच इज द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या बोला, द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन केस ऑफ अ कंपनी एंगेज्ड in active business outside India shall be presumed to be outside India if the majority meetings of the board of directors of the company are held outside India। ये सीधे पहले ही पॉइंट में आपको पहला डिसीजन सुना दिया कि अगर आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो ये पॉइंट आप पे एप्लीकेबल है कि उस सिचुएशन में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अगर उनकी मेजॉरिटी ऑफ द मीटिंग्स आउट ऑफ इंडिया होती तो सीधा सीधा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा। दूसरा, however, if it is established that the board are standing aside and not exercising their powers
and such powers are being exercised by either the holding company or any other person who is resident in India, then place shall be considered to be in India. अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि बोर्ड तो सिर्फ दिखाने के लिए है, असली जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बोर्ड की चलती नहीं है। वो किसकी चलती है? वो चलती है या तो होल्डिंग कंपनी के मैनेजमेंट की या फिर किसी और इंडिविजुअल की। वो इंडिविजुअल चेयरमैन या प्रमोटर कोई हो सकते हैं, और अगर वो चेयरमैन या प्रमोटर इंडिया में रेसिडेंट है बस तो फिर बात खत्म है। तो वही प्लेस ऑफ मैनेजमेंट जो है फिर इंडिया में माना जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर सिर्फ दिखाने के लिए है लेकिन अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर उनका नहीं है, तो वहाँ पे ये पॉइंट जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द कंपनी इज एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, द एवरेज ऑफ द डेटा ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड 2 years प्रायर टू दैट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। अब ये जो भी एवरेज निकालने की बात हो रही थी ना, वो सारा एवरेज आपको टोटल 3 साल का लेना है, प्रीवियस ईयर और उसके पहले के 2 साल। तो जो वैल्यू ऑफ असेट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, वो सब भी जो देख रहे थे ना, तो ईयरली एवरेज तो करना ही है कि उस साल में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, बट ऐसे एवरेजेस आपको लेने हैं प्रीवियस ईयर और उसके पहले के 2 साल, और उनका भी एवरेज करना है। तो एवरेज वाली कैलकुलेशन जो है वो 2 बार करवा रहे। हाँ, अगर एंटिटी को 3 साल हुए ही नहीं है तो फिर बात अलग है, जितने हुए हैं उसका एवरेज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ मैनेजमेंट अदर देन दोज दैट आर एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। मतलब ये वो एंटिटीज जिनका एक्टिव बिजनेस जो है वो इन इंडिया है। ठीक है, चलो देखें। यहाँ पे वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि दिस इज अ 2 स्टेज प्रोसेस। ठीक है, 2 स्टेज प्रोसेस है ये। अब पहला स्टेज क्या है? आइडेंटिफिकेशन और असर्टेनिंग द पर्सन और पर्सन्स हु एक्चुअली मेक द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस फॉर कंडक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस एज अ होल। मतलब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि आपका एक्टिव बिजनेस जो है वो इंडिया में है, इतना तो हमने डिटरमाइन कर लिया। पहला स्टेज ये बोलता है कि आप ये डिटरमाइन करो कि आइडेंटिफाई करो कि कौन है वो लोग कंपनी में जो की डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं और क्या डिसीजंस लेने का पावर उनके पास है या नहीं। तो कौन से वो लोग हैं, पहले उनके बारे में एक लिस्ट बना लो। फिर सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस वेयर दीज डिसीजंस आर इन फैक्ट बीइंग मेड। फिर कौन सी लोकेशन से वो लोग ये डिसीजन ले रहे हैं, वो लोकेशन के बारे में पता कर लो। तो पहले कौन लोग हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं और वो डिसीजन कौन सी लोकेशन से लेते हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं कि दिस इज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। नोट में क्या बोला है? द प्लेस वेयर दीज मैनेजमेंट डिसीजंस आर टेकन वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्लेस वेयर सच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड। ये यहाँ पे बोला हुआ है कि डिसीजंस कहाँ पे लिए जाते हैं वो जगह ज्यादा मैटर करती है, डिसीजंस इंप्लीमेंट कहाँ पे होते हैं वो मैटर नहीं करता। मतलब क्या होता है, जैसे अब टाटा कंपनी का ऑफिस मुंबई में है, वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती है कि भाई झारखंड में जो प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे क्या करना है। तो प्लांट झारखंड में लगा है, उसके डिसीजंस मुंबई में लिए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो झारखंड में होगा। तो यहाँ पे बोला है कि इम्प्लीमेंटेशन मैटर नहीं करता है क्योंकि वो तो होना ही है, लेकिन जो डिसीजन मेकर है, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही। तो मैनेजमेंट कहाँ पे हो रहा है? मुंबई में हो रहा है ना, तो उस लोकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये क्लैरिफाई किया। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। गाइडिंग प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली क्या क्या है वो भी समझ लो। स्टेप्स दिए हुए हैं, एक एक करके तरीके बताए हुए हैं कि भाई अगर इस तरीके से आप प्लेस ऑफ मैनेजमेंट पता कर सको तो ठीक, अगर इस तरीके से ना कर सको तो दूसरा तरीका। तो प्लान ए, प्लान बी, ऐसे करके ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। द लोकेशन वेयर कंपनीज बोर्ड रेगुलरली मेक्स डिसीजंस मे बी द कंपनीज प्लेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइडेड द बोर्ड रिटेन्स एंड एक्सरसाइजेस इट्स अथॉरिटी to govern the company and in substance make the key management and commercial decisions necessary for the conduct of the company's business as a whole. Mere formal holding of the board meetings at a place would by itself not be conclusive for the determination of place of management being located at that place. अब यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि लोकेशन जो है आप पहले पता कर लो कि बोर्ड रेगुलरली कहाँ मिलता है, डिसीजंस कहाँ लेता है, मीटिंग्स कहाँ पे करता है, प्रोवाइडेड द बोर्ड रिटेन्स एंड एक्सरसाइजेस इट्स अथॉरिटी टू गवर्न द कंपनी। मतलब मेन पावर जो है डिसीजन मेकिंग का वो बोर्ड के पास ही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए काम कर रहे हैं और रियल एक्शन कोई और लेता है, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वैसा होता है तो फिर बात अलग हो जाती है जो हम ऊपर भी देख रहे थे। ठीक है, नोट में क्या बोला? अ कंपनीज बोर्ड में डेलीगेट सम और ऑल ऑफ इट्स अथॉरिटी टू वन और मोर कमिटीज। हमने देखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कमिटीज बन जाती है, कंपनी लॉ का ये प्रोसीजर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें चलना होता है। इन दीज सिचुएशंस
the location where the members of the executive committee are based and where that committee develops and formulates the key strategies and policies for mere formal approval by the full board will often be considered to be the company's place of effective management. तो ठीक है, यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया कि अगेन जो कंपनी का बोर्ड है अगर कुछ कमिटीज बना के उनको कोई काम डेलीगेट कर देता है तो इन सब सिचुएशन में अगेन लोकेशन वही देखी जाएगी जहाँ पे ये कमेटी के मेंबर्स मिलते हैं, बैठते हैं, डिसीजंस लेते हैं और फाइनली उसको फॉर्मुलेट करके फिर इम्प्लीमेंटेशन का प्लानिंग करते हैं. सेकेंड पॉइंट में द लोकेशन ऑफ द कंपनीज हेड ऑफिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. उसके बारे में हमने ऊपर भी बात की तो मैंने आपको वही समझाया. फिर बोल रहे हैं द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी. हेड ऑफिस के लिए ऊपर बोला था वो सेम लाइन यहाँ पे रिपीट की है कि कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ कौन सी लोकेशन पे बेस्ड है उस पर डिपेंड करता है. और ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ मैक्सिमम वर्कर्स काम करते हैं उस लोकेशन को हम हेड ऑफिस मान लें, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये ध्यान रखना है. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में इफ द कंपनी इज डिसेंट्रलाइज. डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि इनके अलग अलग मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग लोकेशन से ऑपरेट करते हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं दूसरे कंट्रीज में, तो कभी मीटिंग इस ऑफिस पे है, कभी मीटिंग उस ऑफिस पे है, वैसा रहता है. तो कैसे डिसाइड करेंगे प्लेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा. तो उन्होंने बोला देन द कंपनीज हेड ऑफिस वुड बी द लोकेशन वेयर द सीनियर मैनेजर्स आर प्रीडोमिनेंटली बेस्ड. मतलब ये सीनियर मैनेजर्स कहाँ को बिलोंग करते हैं, उनका बेस क्या है, फिर उस ऑफिस को हेड ऑफिस माना जाएगा. वैसे तो इंडिया में भी ऑफिस है, यूके में भी है, यूएस में भी है, लेकिन मेन मीटिंग तो इंडिया में ही हो रही है ना, वैसे बोला है. और दे नॉर्मली रिटर्न टू फॉलोइंग ट्रैवल टू अदर लोकेशंस. मतलब लोकेशंस पे ट्रैवल कर लिया लेकिन फिर घूम फिर के कहाँ पे आते हैं वो लोकेशन देखी जाएगी. और मीट व्हेन फॉर्मुलेटिंग और डिसाइडिंग द की स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज फॉर द कंपनी एज अ होल. तो कहाँ पे वो मिलते हैं, तो इनमें से कोई भी लोकेशन चलेगी. और करके बोला है in situations where the senior management is so decentralized that it is not possible to determine the company's head office. अब ये तो कुछ ज़्यादा ही decentralization हो गया, तो फिर क्या कर सकते हैं. the location of the company's head office would not be of much relevance. तो इसका मतलब हमें कोई और बेस, कोई पैरामीटर, कोई फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकें कि प्लेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा. हेड ऑफिस वाला क्राइटेरिया आप भूल जाओ. ठीक है, नेक्स्ट देखें. सी पॉइंट में थोड़ा उसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं. The use of modern technology impacts the place of management in many ways. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये हो गया है कि आपको पता ही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग होती है. आजकल तो एजुकेशन हो गया, सब चीज़ हो गई ऑनलाइन और ई कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम हो रहा है. ये जूम एप्लीकेशन और अलग अलग एप्लीकेशन है, स्काइप है, उसके थ्रू मीटिंग्स हो रही है. तो फिजिकल लोकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, उन्होंने ये बोला. तो उसी चीज़ की बात यहाँ पे कर रहे हैं. Therefore, the physical location of the board meeting or executive committee meeting or meeting of the senior management may not be where the key decisions are in substance being made. In such cases, the place where the directors or the person taking the decision or majority of them usually reside may also be a relevant factor. तो इसमें फिर क्या देखा जाएगा कि डायरेक्टर्स का घर कहाँ पे, वो रहते कहाँ पे. तो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जिस लोकेशन को बिलोंग करते हैं फिर उस लोकेशन को प्लेस ऑफ मैनेजमेंट माना जा सकता है. ये पॉसिबल है. इसके बाद बोला इट मे बी क्लैरिफाइड दैट डे टू डे रूटीन ऑपरेशनल डिसीजंस अंडरटेकन बाय जूनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट शैल नॉट बी रेलेवेंट फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ मैनेजमेंट. उनके डिसीजंस से कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ द अबव फैक्टर्स डू नॉट लीड टू क्लियर आइडेंटिफिकेशन. अब ये सब कुछ कर लिया, मतलब कितना दिमाग लगा लिया. मीटिंग्स कहाँ पे होती है, हेड ऑफिस कहाँ पे है, सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कौन कौन से कंट्री में मीटिंग करते हो तो मेजोरिटी मीटिंग्स कहाँ होती है, डायरेक्टर का घर कहाँ पे है, सब डायरेक्टर्स कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, वो सब भी देख लिया. उसके बाद भी पंगा हो रहा है. तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम कोई और क्राइटेरिया को बेस बना लें. यहाँ पे बोला है प्लेस वेयर द मेन एंड द सब्सटेंशियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज कैरिड आउट. अब आ गए बिजनेस पे, अभी तक थे डिसीजन मेकिंग पे. तो मेन कंपनी का जो भी बिजनेस है वो फैक्ट्री कहाँ पे है, वो लोकेशन कहाँ पे है जहाँ से बिजनेस चल रहा है, फिर उसको बेस बनाएंगे. या फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहाँ पे रखे हुए हैं उसको बेस बना लो. तो इनमें से कोई भी ऑप्शन चलेगा. तो ये एक ऑर्डर में चल रहे थे. तो प्लान ए नहीं पॉसिबल है, प्लान बी नहीं पॉसिबल है, प्लान सी चलता रहेगा. क्लियर. तो ये सिचुएशन हो गई. चलिए आगे बढ़ रहे हैं. इसके बाद ठीक है, अब आगे का जो भी इन्होंने कंटेंट यहाँ पे दिया है वो आप पढ़ेंगे तो समरी मिलेगा उसका. तो जितने भी फैक्टर्स थे जो बताने थे मैंने आपको बता दिए, कुछ नया पॉइंट बचा नहीं. तो इसके साथ आपका ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है पूरा वो कंप्लीट हुआ. तो हमने चैप्टर में रेसिडेंशियल स्टेटस वाले में चैप्टर सेक्शन 6 की बात की है,
सेक्शन 5 है, सेक्शन 7 और 9 एक मेजर सेक्शन है, और ये वाला जो पार्ट है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला, ये पार्ट आपके काम आएगा। इवन फाइनल के भी सिलेबस में थोड़ा बहुत कंटेंट ये सेक्शन 6 और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का उन्होंने रखा है, बाकी की सेक्शंस नहीं है। और एग्जीक्यूटिव में हम देखते हैं तो सेक्शन 5, 7 और 9 वो एडिशनली उनमें एप्लीकेबल रहते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ये क्लियर होगा। तो इसको थियोरेटिकली पढ़ना है, अगर फाइनल का पेपर आप दे रहे हैं और उसके लिए वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज़ आपको थियोरेटिकल वे में या कोई ऐसा एग्जाम्पल दे के पूछी जाएगी, वो गारंटी है, क्योंकि मॉड्यूल का टॉपिक है। दूसरा, अगर एमसीक्यू बेस्ड है, एग्जीक्यूटिव का है, तो फिर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में कि हाँ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के रूल्स क्या है, व्हाट इज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, व्हाट इज एक्टिव बिजनेस विद इन इंडिया, ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो इसके बारे में तो आप एनी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।